हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी यानी सेक्शन 1 कर रहे हैं और सेक्शन 1 में ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक चल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया था, जिसमें हमने अभी तक प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये 4 टॉपिक कराया। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे। उसको हिंदी में कहते हैं सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। मैंने आपको बताया था कि जो बीपीएससी में क्वेश्चन आया था 2 दफा, एक 40वां बीपीएससी का उल्लेख किया था और एक 48वां 52वां का किया था। तो 40वां में जो क्वेश्चन था वो कंसेप्चुअल था। उसने पद सोपान, फिर कह सकते नियंत्रण विस्तार, फिर सत्ता उत्तरदायित्व, आदेश की एकता, सबको केंद्र बिंदु पर रखकर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाया था। तो जिस स्टूडेंट को थोड़ा इन सब के बारे में जानकारी होगी तो वही उस क्वेश्चन को लिख पाएगा। और जो 48वां 52 का जो क्वेश्चन था उसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि सत्ता उत्तरदायित्व का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत, इन पर अवधारणा पर चर्चा करें। तो ये जो ये 48वां 52 का तो हल्का क्वेश्चन है और ये तो आप आराम से कर सकते हो। तो सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत आज हम लोग करते हैं। उसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पर एक दफा अलग से क्वेश्चन भी सत्ता पर आया था, जैसे कि हमारे पास अवेलेबल है। 44वां बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि सत्ता से आप क्या समझते हो, इसके प्रकार और सीमाओं का वर्णन करें। ये भी एक बार क्वेश्चन आया था। यानी इस टॉपिक से 2 तरह का क्वेश्चन बनता है। सीधा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड फुल क्वेश्चन भी आ सकता है या किसी के साथ क्लब करके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरा मानना है इस टॉपिक को आप ढंग से कर लो। ऐसे भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जहां तक कंसेप्ट का सवाल है, क्योंकि पूरा का पूरा ताना बाना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सत्ता के इर्द गिर्द होता है। जो समझ लो कि सत्ता उसकी प्राण शक्ति है। सत्ता है तो संगठन है, सत्ता निकल जाएगा तो फिर संगठन मतलब कह सकते बिखर जाएगा। जैसे आप देखते होंगे कि जो सत्तारूढ़ दल और विपक्ष का फर्क क्या रहता है। विपक्ष के साथ सत्ता निकल चुका होता है और सत्तारूढ़ दल के साथ सत्ता रहती है। जब सत्ता रहती है तो बहुत सारे लोग भी उससे आकर्षण से जुड़ते हैं, दूसरे दल छोड़ के भी सत्तारूढ़ दल के साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता का आकर्षण उन्हें खींच लाता है। और वही जब वो सत्ता चुनाव हार जाते हैं, विपक्ष में चले जाते हैं, समय सत्ता विहीन हो जाते हैं, तो फिर अपने लोग भी धीरे धीरे छोड़कर निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें सत्ता नहीं होता, आकर्षण नहीं होता। क्लियर है? सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत संगठन का तीन कह सकते महत्वपूर्ण सिद्धांतों में एक है, जो संगठन को पिरामिडीय आकृति प्रदान करता है। तो सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत और पद सोपान का सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत हुआ जो संगठन को पिरामिडीय आकृति प्रदान करता है। और बाकी जो सिद्धांत है, जैसे नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत हुआ, केंद्रीकरण का सिद्धांत हुआ, विकेंद्रीकरण का सिद्धांत हुआ, फिर कह सकते हो प्रत्यायोजन का सिद्धांत हुआ, ये सब संगठन के आकार को प्रभावित करते हैं। तो ये निर्धारित करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। तो सत्ता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत को हम तदक्रम का सिद्धांत भी कहते हैं, अनुक्रमण का सिद्धांत भी कहते हैं, और अंग्रेजी में क्रॉसपॉन्डेंस, प्रिंसिपल ऑफ क्रॉसपॉन्डेंस भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, सत्ता और उत्तरदायित्व को सर्वांग सम होना चाहिए। अर्थात यदि आप किसी को सत्ता देते हैं तो उसी मात्रा में उत्तरदायित्व दें, और यदि आप किसी को उत्तरदायित्व देते हैं तो उसी मात्रा में सत्ता दें। क्लियर है? सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत संगठन को न केवल पिरामिडीय आकृति प्रदान करता है, बल्कि यह सिद्धांत जो हुआ, अनुक्रमण का जो सिद्धांत हुआ, यह संतुलित राजनीति का द्योतक भी है। अर्थात एक संतुलित राजनीति में देखोगे सत्ता और उत्तरदायित्व क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन जो कह सकते हो असंतुलित राजनीति में इसका अवहेलना देखा जाता है। यदि सत्ता और उत्तरदायित्व बराबर ना हो तो असंतुलित राजनीति हो जाता है, जैसा कि विकासशील देशों में देखने को मिलता है। यहाँ आप देखोगे सत्ता किसी के पास है, उत्तरदायित्व किसी और के पास है। जिसके पास सत्ता है और सत्ता का दुरुपयोग किए फिर रहा है,
और जिसके पास उत्तरदायित्व है वह उत्तरदायित्व के बोझ से, कार्यभार के बोझ से दबा जा रहा है। समझते से भ्रष्टाचार, अनियमितता और विभिन्न प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत न केवल संगठन के पिरामिडीय आकृति प्रदान करने के लिए बल्कि संतुलित राजनीति और आप यूं कहें कि सुशासन के लिए भी आवश्यक है। क्लियर है? तो सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत का अगर एक लाइन में आप मेरे से अर्थ पूछे तो मैं ये बोलूंगा कि सत्ता और उत्तरदायित्व को सर्वांगसम होना चाहिए। अर्थात आप किसी को सत्ता देते हैं तो उसी मात्रा में उत्तरदायित्व दें, और अगर आप किसी को उत्तरदायित्व देते हैं तो उसी मात्रा में सत्ता दें। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। अब हम लोग इस टॉपिक में थोड़ा वर्कआउट करेंगे डिटेल में, क्योंकि अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया 44वां बीपीएससी में सत्ता पर अलग से क्वेश्चन है, और उत्तरदायित्व तो आप जानते हो कि एक टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जिसका नाम है नियंत्रण और जवाबदेहिता, उससे भी जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं सत्ता के बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि सत्ता कहते हैं किसको है। जैसा कि आप जानते हो सत्ता, शक्ति और सत्ता, जब हम नौकरशाही सिद्धांत पढ़ रहे थे तो मैक्स वेबर ने सत्ता और शक्ति के बीच विभेद किया था। याद है आपको? उसने मैक्स वेबर ने कहा था कि शक्ति किसी सामाजिक संभावना में, सामाजिक संबंधों में उस प्रोबेबिलिटी को कहते हैं, उस संभाविता को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपनी इच्छा, अपने मतलब आदेश, अपने आदर्श को दूसरों द्वारा विरोध के बावजूद मनवाने में सक्षम होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। मतलब आप अपनी इच्छा, अपने विचार, अपने आदर्श, अपने आदेश दूसरों से बगैर विरोध, मतलब विरोध के बावजूद भी स्वीकार करा ले तो माना जाए कि आप शक्ति संपन्न हो गए। अब शक्ति क्या होता है? वैधानिक भी होता है, अवैधानिक भी होता है। तो वैधानिक शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? सत्ता कहते हैं। यानी शक्ति प्रयोग करने के वैधानिक अधिकार को सत्ता कहते हैं। यो कह ले कि सत्ता किसी सामाजिक संबंध में उस संभावना को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति हमारे अपनी इच्छा, विचार, आदर्श इत्यादि को दूसरों द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार कराए जाने में सक्षम होता है। और विरोध का तत्व नहीं होता क्योंकि उसे लेजिटिमेसी मिला हुआ है, उसे वैधानिकता मिला हुआ है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। शक्ति और सत्ता में कुछ डिफरेंस है जो मैं यहाँ पर बतलाने का आपको कोशिश किया हूँ कि शक्ति होता है कुछ करने की क्षमता को कहते हैं, कैपेसिटी टू डू समथिंग, सम पार्टिकुलर वर्क, किसी कार्य को करने की क्षमता को हम शक्ति कहते हैं। और सत्ता किसे कहते हैं? कुछ करने, कुछ काम करने का अधिकार को, मतलब राइट टू डू समथिंग इज कॉल्ड अथॉरिटी। तो शक्ति हुआ क्षमता और सत्ता क्या हुआ? अधिकार हुआ। शक्ति के बारे में मैंने बतलाया कि विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हो सकता है, लेकिन सत्ता क्या होता है? संगठनात्मक पद से उत्पन्न होता है। फिर मैंने बतलाया शक्ति व्यक्तिगत होता है, जबकि सत्ता क्या होता है? संस्थागत होता है। फिर मैंने बतलाया शक्ति का किसी भी दिशा में प्रवाह हो सकता है, लेकिन सत्ता का प्रवाह केवल ऊपर से नीचे की ओर होता है। शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं हो सकता, लेकिन सत्ता का प्रत्यायोजन होता है। शक्ति वैधानिक और अवैधानिक दोनों हो सकता है, लेकिन सत्ता क्या होता है? वैधानिक होता है। शक्ति बृहत अवधारणा हुआ, सत्ता उसका संकुचित रूप या संकुचित अवधारणा हुआ। शक्ति जो होता है सत्ता ना होने के बावजूद भी काम करता है। और कभी कभी देखो सत्ता काम करना नहीं काम कर पा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी शक्ति काम करा देगा। और सत्ता क्या हुआ? शक्ति का ही घटक हो गया। क्लियर है? जैसा आप देखते हो जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखो, आप सत्ता के माध्यम से काम करना चाहो, अधिकारी ना करना चाहे, शक्ति का प्रयोग करो, देखो वो तुरंत काम कर देगा। समझ रहे हैं? जैसे आप देखो बड़े इंटरेस्टिंग चीज है, भाई पहले मजाक के रूप में ही ले सकते हो। जैसे एक बार झारखंड, ये मंत्री ने किसी और मंत्री के बारे में बता रहा हूँ कि झारखंड का एक मंत्री बोल रहा था पब्लिक मीटिंग में कि अधिकारियों का नियमित पिटाई होना चाहिए। तो अधिकारियों का नियमित पिटाई होना चाहिए, ये क्या कहने का मतलब हुआ? सत्ता का तो प्रयोग नहीं हो रहा है, शक्ति का प्रयोग करने की बात कर रहे हो आप। होता कि नहीं? तो देखते कई दफा क्या होता है, सत्ता काम नहीं कर पाता है। सत्ता की अपनी मर्यादा है, लेकिन शक्ति का कोई मर्यादा नहीं।
वह काम जैसे नक्सल लोग को देखते होंगे कि नक्सल लोग के पास तो कोई सत्ता नहीं होती, लेकिन जो अपना एक चिपका दिया आपके यहाँ पर चस्पा की इतना पैसा देना है, घर से नहीं निकलना है, ये करना है, वो करना है, सब लोग चाहे सत्ता संपन्न हो चाहे और भी हो, सब डर जाते हैं और उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो उसके पास क्या शक्ति है, तो सत्ता होने के बावजूद भी मतलब शक्ति जो होता है वो क्या होता है, प्रभावपूर्ण ज्यादा हो जाता है। शक्ति को आप ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से दर्शा नहीं सकते, जबकि सत्ता को आप ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से दर्शा सकते हैं। तो ये दोनों के बीच में क्या हुआ, अंतर हुआ। समझ में आया आपको, शक्ति और सत्ता के बीच में अंतर समझ में आया आपको। तो शक्ति जो होता है वैधानिक और अवैधानिक दोनों होता है, और वैधानिक शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, सत्ता कहते हैं। यो कह लो शक्ति हुआ व्यापक अवधारणा, और उसी का रूप जो संगठन के संदर्भ में प्रयुक्त हो रहा है, प्रशासन के संदर्भ में प्रयुक्त हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सत्ता बोलते हैं। समझ में आ गया आपको। तो संगठन में सत्ता जो है बड़ा पावरफुल घटक है, सर्वोच्च कह सकते हो शक्ति हो गया, सर्वोच्च ताकत हो गया। मैंने इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताया कि संगठन में सत्ता का वही महत्व है जो शरीर में आत्मा का होता है। जिस प्रकार आत्मा सभी अवयव को, सभी घटकों को, सभी व्यवहार को सजीव रखता है, क्रियाशील रखता है, जीवंत रखता है, समझ रहे हैं। उसी प्रकार सत्ता जो होता है संगठन को एकजुट रखता है, सजीव रखता है, क्रियाशील रखता है। अगर सत्ता निकल गया तो संगठन क्या होगा, बिखर जाएगा। जैसा कि इस डायग्राम में मैंने बतलाने की कोशिश किया है, सत्ता के आधार पर ही आप निर्णय लेते हो, सत्ता के आधार पर ही आप नेतृत्व करते हो, सत्ता के आधार पर ही आप अभिप्रेरण और मनोबल बढ़ाते हो, सत्ता के आधार पर ही आप नियंत्रित करते हो। कोई भी संगठन में ऐसा काम नहीं होता जो सत्ता के बगैर संभव है। यूँ समझ लो कि सत्ता हुआ संगठन का हृदय हो गया, कोर हो गया, आत्मा हो गया, प्राण शक्ति हो गया, सब उसी पर है। सत्ता है तो और संगठन है, सत्ता नहीं तो संगठन का कोई मतलब नहीं हुआ। इसलिए तो सत्ता का संगठन में बहुत ज्यादा महत्व है, समझ रहे हो। वो उसका केंद्रीय तत्व है, उसके अस्तित्व के, उसके संरचना अस्तित्व के लिए, क्रियाशीलता के लिए अपरिहार्य है। क्लियर है। तो सत्ता के बहुत सारे स्रोत होते हैं। सत्ता में का स्रोत क्या, कि मतलब आप कहाँ से सत्ता ला सकते हो, दैट इज स्रोत। मतलब सत्ता के स्रोत कहाँ से आ सकता है। एक तो सत्ता का स्रोत हो सकता है परंपरा से। परंपरा से मतलब जैसे देखते हो कि घर में दादाजी को सत्ता प्राप्त है, पापा को सत्ता प्राप्त है, वो सत्ता कहाँ से लाए, वो सत्ता लाए परंपरा से लाए। दूसरा होता है विधि द्वारा सत्ता, संविधान द्वारा सत्ता। बहुत लोगों को सत्ता किस आधार पर मिला हुआ है, जो पदधारी उन्हें संविधान द्वारा, विधान द्वारा, विधि द्वारा मिला हुआ है। और तीसरा होता है प्रत्यायोजन द्वारा। प्रत्यायोजन का मतलब क्या होता है, डेलीगेशन के द्वारा। डेलीगेशन मतलब जैसे देखो डीएम के पास सत्ता कहाँ से आया, तो प्रत्यायोजन के द्वारा आया। जनता ने सत्ता मुख्यमंत्री को दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि सब काम खुद नहीं करता है, तो मुख्यमंत्री अपना काम नीचे अधिकारियों को दे देता है, तो उसे जो सत्ता देता है उसको हम लोग प्रत्यायोजन से कहते हैं। तो प्रत्यायोजन द्वारा, परंपरा द्वारा और फिर विधि द्वारा आपको सत्ता प्राप्त हो सकता है। मैंने आपको तुरंत बताया इस संगठन में समस्त कार्य व्यवहार सत्ता के आधार पर ही होता है। जैसे आप देखो राष्ट्रपति को संवैधानिक रूप से भारतीय प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद माना गया, और जितनी शक्ति है सब राष्ट्रपति में ही क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया है। जैसे आप देखते होंगे अनुच्छेद 53 देख रहे हो कि संघ की समस्त कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। अनुच्छेद 77 राष्ट्रपति को सब विभाग बनाने का अधिकार है, मंत्रालय बनाने का अधिकार है, अपने नाम संपन्न होने वाले, समझ रहे। तो देखो अधिकार। फिर अनुच्छेद 112 देखते होंगे, 112 के तहत क्या होता है, 112 के तहत देखते होंगे कि जो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अगले वर्ष का बजट बनाए और संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करे। व्यवहार में कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। अनुच्छेद 310 के तहत क्या देखते होंगे कि जितने अधिकारी होते हैं केंद्र स्तर पर, सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर, मतलब IAS अधिकारी हुए, चाहे केंद्रीय सेवा ग्रुप अधिकारी हुए, ग्रुप, ये सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति ने हटा भी सकता है। तो आप अनुच्छेद 53 ले लो, अनुच्छेद 77 ले लो, अनुच्छेद 112 ले लो, अनुच्छेद 310 ले लो। ये सब सत्ता के विभिन्न, शक्ति के सत्ता के विभिन्न रूप है जो विभिन्न कार्यों के लिए राष्ट्रपति को दिए गए। और इसी सत्ता के कारण भारतीय प्रशासन में संवैधानिक रूप से
राष्ट्रपति सर्वाधिक शक्ति संपन्न या सत्ता संपन्न माना जाता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली होने की वजह से क्या होता है कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रधान होता है और वास्तविक सत्ता मंत्री परिषद में यानी मुख्य प्रधानमंत्री में निहित होता है। अब देखते हैं सत्ता के आधार पर अब संगठन को भी कम से कम 2 वर्ग में बांट सकते हो। कैसे कर सकते हो बताइए? एक्स कर सकते हो, ब्यूरो कर सकते हो, बोर्ड कर सकते हो। यदि संगठन में सत्ता एक व्यक्ति को हमने केवल दे रखा है तो ब्यूरो हो जाएगा, और सत्ता अगर व्यक्तियों के समूह में हो गया तो बोर्ड और आयोग हो गया। जैसे योजना आयोग, नीति आयोग, ये सब बोर्ड और आयोग प्रकार के संगठन हुए। सीबीआई हुआ, राव हुआ, ये सब क्या हुआ? ब्यूरो प्रकार के संगठन हुआ। सत्ता यदि एक व्यक्ति में नहीं तो ब्यूरो, और व्यक्तियों के समूह में नहीं तो बोर्ड या आयोग। मैंने आपको क्या बताया कि संगठन में सत्ता के बारे में आप जितना चर्चा करो अपर्याप्त है, अपूर्ण है, क्योंकि संगठन में सत्ता बड़ा महत्वपूर्ण है, पूरा कार्य व्यवहार का कारक है। मतलब सत्ता के आधार पर ही, जैसे अभी शरीर के में आत्मा जगह है तो उसी आधार पर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्लास ले रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, व्यवस्था चल रहा है। शरीर से अगर आत्मा निकल गया तो फिर सब व्यवस्था खत्म होता है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार संगठन में सत्ता है, इसलिए सब कार्य व्यवहार हो रहा है। सत्ता निकल गया बस खत्म हो जाएगा सब कार्य व्यवहार। ये सत्ता का संगठन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। सत्ता को सर्वोच्च समन्वयकारी शक्ति क्या कर सकते हो? कह सकते हो, मतलब कह सकते हो जिसके आधार पर संगठन का कार्यक्रम, संगठन का कार्य व्यवहार सब कुछ निर्भर करता है। सत्ता के बारे में कई थ्योरी डेवलप किए गए, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सत्ता के संबंध में 2-3 सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत का नाम है पोजिशनल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, जो कहते हैं सत्ता का पारंपरिक सिद्धांत या कह सकते हो औपचारिक सिद्धांत। दूसरा कहता है एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, सत्ता का स्वीकार्यता सिद्धांत। और तीसरा कहते हैं सत्ता का सक्षमता सिद्धांत, कॉम्पिटेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। तो 3 थ्योरी हम लोग डिस्कस करते हैं। कौन कौन 3 थ्योरी हो गया? एक हो गया पोजिशनल यानी औपचारिक, दूसरा हो गया एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब होता है स्वीकार्यता, और तीसरा होता है कॉम्पिटेंस, इसको कहते हैं मतलब सक्षमता सिद्धांत। औपचारिक सिद्धांत जिसको आप कहते हो, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। ये किस पे आधारित है? शास्त्रीय चिंतन पर आधारित है। इसके समर्थक कौन हुए? इसके समर्थक हुए हेनरी फील हो गया, मैक्स वेबर हो गया। तो शुरू के दिनों में 1929 के पहले जितने विचारक है लगभग आप उनको शास्त्रीय श्रेणी में रख सकते हो। समझ रहे हैं? जैसे वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत हुआ, प्रशासनिक सिद्धांत हुआ, नौकरशाही सिद्धांत हुआ, ये सब किसके श्रेणी में आते हैं? शास्त्रीय सिद्धांत के श्रेणी में आते हैं। तो ये सब जो सिद्धांत डेवलप किया सत्ता के संबंध में, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सत्ता का शास्त्रीय सिद्धांत या औपचारिक सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये मैक्स वेबर जैसा मतलब मैक्स वेबर और हेनरी फील इसके समर्थक है। मैक्स वेबर क्या बोलता है? सत्ता जो हुआ किसी व्यक्ति का, हमारे किसी व्यक्ति का इच्छापूर्ण और बगैर शर्त अनुपालन को कहते हैं। मतलब सत्ता किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति का मतलब इच्छापूर्ण बगैर शर्त अनुपालन को कहते हैं, जो इस धारणा पे टिका हुआ है, इस धारणा पे टिका हुआ है कि वरिष्ठों के लिए अपनी इच्छा उन पर थोपना यानी व्यक्तियों पर थोपना वैधानिक है, और उन्हें मानने से मना करना समझ रहे व्यक्तियों के लिए अवैधानिक है। ये किसको कहता है? मैक्स वेबर कहते हैं सत्ता के बारे में कि सत्ता वर्चुअली उस बिना शर्त और इच्छापूर्ण अनुपालन को कहेंगे जो इस विश्वास पर टिका हुआ है, जो इस धारणा पर टिका हुआ है कि वरिष्ठों के लिए आदेश देना, वरिष्ठों के लिए अपनी इच्छाएं थोपना, वरिष्ठों के लिए अपनी मतलब कह सकते हैं सत्ता शक्ति का प्रयोग करना वैधानिक है, और अधीनस्थों के लिए उसका अनुपालन करना वैधानिक है, आवश्यक है, और उसे मना करना अवैधानिक होगा। क्लियर है? उसी प्रकार हेनरी फील भी डिफिनेशन देते हैं कि सत्ता क्या होता है? आदेश देने का अधिकार है और अनुपालन सुनिश्चित करने की शक्ति है।
मतलब अथॉरिटी इज राइट टू गिव ऑर्डर एंड पावर टू एग्जेक्ट ओबीडियंस। मतलब शक्ति क्या, सत्ता क्या हुआ, आदेश देने का अधिकार और अनुपालन सुनिश्चित करने की शक्ति है। इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता जो होता है ना, पद में निहित होता है, और जो भी उस पद पर बैठता है उसे सत्ता प्राप्त हो जाता है, और सत्ता जब प्राप्त हो जाता है तो उसे आदेश देने का अधिकार, अपनी इच्छा थोपने का अधिकार आवश्यक, अनिवार्य, संभव हो जाता है। और अधीनस्थों के लिए उसे मानना क्या होता है, वैधानिक हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ, सत्ता कहाँ निहित होता है, पद में निहित होता है, समझ। और पद पर जो भी व्यक्ति बैठा होता है उसे क्या होता है, वह सत्ता प्राप्त हो जाता है, और वह उस आधार पर आदेश दे सकता है, समादेश दे सकता है, और अधीनस्थों के लिए उन आदेशों को मानना अनिवार्य हो जाता है, कर्तव्य हो जाता है, मतलब आवश्यक हो जाता है। क्लियर है? तो फिर एक सरल शब्दों में बताएं तो क्या बोलेंगे, सत्ता का औपचारिक सिद्धांत। सत्ता का औपचारिक सिद्धांत शास्त्रीय चिंतन पर आधारित है। इस सिद्धांत के समर्थक हेनरी फेयल और मैक्स वेबर हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता पद पे निहित होता है, और जो भी उस पद पर बैठता है उसे सत्ता प्राप्त हो जाता है, जिस बाबत वह आदेश दे सकता है, समादेश प्रयोग कर सकता है, और अधीनस्थों के लिए उन आदेशों का मानना उनके लिए कर्तव्य, मतलब दायित्व पूर्ण हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। क्लियर? जैसे कि मैक्स वेबर बोलते हैं कि सत्ता व्यक्ति के इच्छापूर्ण और बगैर शर्त उस अनुपालन को कहते हैं जो इस विश्वास पर टिका है कि वरिष्ठों के लिए अपनी इच्छा उन पर थोपना वैधानिक है, और उन्हें उनसे मानने से मना करना अवैधानिक है। उसी प्रकार हेनरी फेयल भी बोलते हैं कि सत्ता जो हुआ, शक्ति प्रयोग करने का क्या हुआ, आदेश देने का अधिकार, और फिर अनुपालन सुनिश्चित करने की शक्ति है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो यह थ्योरी बहुत दिनों तक रहा, और जैसे देखते हो कि लोक प्रशासन में अभी भी यही मोटा मोटी रूप से चलता है। आप देखते होगे कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट यूपीएससी क्वालिफाई करता है, क्लियर है, और वह किसी डिस्ट्रिक्ट में जो ज्वाइन करने जाता है तो संभवतः बहुत हो सकता है उसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन में इतला दे दी गई हो, जानकारी दे दी गई कि आप ये ज्वाइन करने आ रहे हैं, लेकिन कौन है, कब है, कैसे, जब पहुंचता है और अपना लेटर दिखलाता है कि हम यहाँ इस पद पर भारत सरकार द्वारा नियुक्ति पत्र मेरा है और मुझे यहाँ भेजा गया है, तो देखिए सीनियर अधिकारी, सीनियर एक्सपीरियंस अधिकारी, बड़े बुजुर्ग भी उसके सम्मान में खड़ा हो जाएंगे, और फिर उसके आदेश को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो क्या कारण हुआ? उसके पास वैधानिक शक्ति है, उसके पास पद है, औपचारिक पद है, उस पद के आधार पर उसे शक्ति प्रयोग करने का अधिकार है, प्रभाव डालने का अधिकार है, जो उसे कहाँ पे मिला, भारत सरकार द्वारा परीक्षा या कोई भी जो तरीका है उसके माध्यम से चयनित होने के बाद मिला। क्लियर है? तो सत्ता कहाँ निहित है? पद पे, और जो उस पद पर बैठेगा वो सत्ता का प्रयोग करेगा ही करेगा, आदेश देगा ही देगा, समादेश देगा ही देगा, और अधीनस्थों के लिए उसको मानना क्या होगा, उनकी ड्यूटी होगी। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं दूसरा सिद्धांत को हम लोग कहते हैं एक्सेप्टेंस थ्योरी। हमारे एक्सेप्टेंस थ्योरी, इसको हिंदी में कहते हैं सत्ता का स्वीकार्यता सिद्धांत। हमारे इसके समर्थक यह व्यवहारवादी चिंतन पर आधारित है, और इसके समर्थक कौन हुए? इसके समर्थक साइमन हुए, बर्नार्ड हुए, वगैरह वगैरह। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, सत्ता, वरिष्ठ के सत्ता का वैधानिकता जो होता है वह अधीनस्थों द्वारा स्वीकार्यता पर निर्भर करता है। हमारे वरिष्ठ द्वारा सत्ता की वैधानिकता, वरिष्ठ के सत्ता की वैधानिकता किस पर निर्भर कर रहा है? अधीनस्थों द्वारा स्वीकार्यता पर। यानी वरिष्ठ को उसी हद तक सत्ता का प्रयोग करना चाहिए जिस हद तक अधीनस्थों द्वारा स्वीकार्य हो। समझ रहे हैं? यदि अधीनस्थों द्वारा स्वीकार नहीं हो तो सत्ता का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर सत्ता के वैधानिकता का आधार क्या हुआ? अधीनस्थों द्वारा स्वीकार्यता हुआ। जैसे आप देखो, बड़े इंटरेस्टिंग 1942 का सिचुएशन हम लोग अक्सर यहाँ देख सकते हैं।
कि भारत में अंग्रेजों का शासन था। 1942 में जब मतलब स्वतंत्रता संग्राम अब अंतिम दौर पे था, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, डू और डाई का नारा दिया। और ब्रिटिश सरकार उसमें जो गवर्नर जनरल थी, उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो उस समय अगर देखा जाए तो औपचारिक सत्ता संपन्न कौन था? डेफिनेटली गवर्नर जनरल था। और महात्मा गांधी के पास तो कोई सत्ता थी नहीं, वो तो केवल एक नेता थे। अब पब्लिक ने किन की बातों को माना? जवाहरलाल पंडित नेहरू गांधी जी के विचारों को माना या गवर्नर जनरल के विचारों को? निश्चित रूप से गांधी के विचारों को माना। सब सड़क पर आ गए, न करो और मरो को अंजाम देने में जुड़ गया। तो इस परिस्थिति में क्या हुआ? यहाँ वरिष्ठ का जो सत्ता हुआ उसके वैधानिकता किस पर निर्भर करता है? लोगों द्वारा स्वीकारता पर। आपके पापा आपको अक्सर कुछ बोलते रहते हैं और एक कान से आप सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल लेते, तो फिर उनका सत्ता का क्या मतलब होता कि नहीं? सो दिस इज बेसिक पॉइंट कि वरिष्ठ द्वारा सत्ता की वैधानिकता किस पर निर्भर करता है? अधीनस्थों द्वारा स्वीकारता पर निर्भर करता है। बर्नार्ड जो है ना, वह क्या बोलते हैं? सत्ता को संचार का एक स्वरूप मानते हैं। हमारे वह संचार का एक स्वरूप मानते हैं जिसके द्वारा क्या होता है, मतलब जो आदेश दिया जाता है, जो निर्देश दिया जाता है, वो अधीनस्थों द्वारा क्या होता है? स्वीकार होता है। समझ रहे? इसी संदर्भ में बर्नार्ड ने कहा है कि अधीनस्थ जो है वह किसी भी सत्ता को संचार को सत्ता को संचार के रूप में तभी स्वीकार करेगा जब निम्न 4 शर्तें पूरा होंगी। मतलब अगर 4 कंडीशन एक साथ पूरा होते हैं तभी एक व्यक्ति सत्ता को स्वीकार करता है। पहला क्या? उन्होंने बोला पहला है जब वह संचार को समझ पाता है, जो क्या बोला जा रहा है उसको समझ रहा है। दूसरा, जब वह संचार को संगठन के अहित में नहीं पाता है। तो संगठन का जो संचार है, जो आदेश दिया जा रहा है, वो संगठन के उद्देश्य के विपरीत नहीं है। जब तीसरा, वह संचार को अपने व्यक्तिगत हित में पाता है। और चौथा, जब वह संचार का अनुपालन करने में शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम है, तब वह क्या करेगा? सत्ता को या संचार को स्वीकार कर लेगा। अदरवाइज संचार को स्वीकार नहीं करेगा। यानी बर्नार्ड क्या बोलते हैं कि अधीनस्थ जो होंगे वरिष्ठ के सत्ता को निम्न 4 परिस्थिति में स्वीकार करेंगे जब ये 4 शर्त पूरे होंगे। पहला शर्त क्या हुआ? जब वह संचार को समझ पाएगा। दूसरा, जब वह संचार को संगठन के अहित में नहीं पाएगा। जब वह संचार को अपने व्यक्तिगत हित में पाएगा। और जब वह संचार का अनुपालन करने में शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होगा? सक्षम होगा। तो इसी आधार पर उन्होंने एक अवधारणा डेवलप किया जिसका नाम है जोन ऑफ इंडिफरेंस। जोन ऑफ इंडिफरेंस कहते हैं, जो कहते हैं सत्ता का मतलब कह सकते उदासीनता का वक्र कहते हैं। उदासीनता का चित्र कर सकते हो, उदासीनता का वक्र कर सकते हो। समझ रहे हैं कि अगर हम आदेश दिया किसी को, वो आदेश को मान रहा है, यहाँ पर अगर आदेश दिए तो मान लेगा, यहाँ पर आदेश देंगे तो नहीं मानेगा, और यहाँ पर जो आदेश देंगे उसमें क्या है? उदासीन है, वह मान भी सकता है और नहीं मान सकता। जिस उदाहरण के तौर पर आप ऑफिसर हो, बीपीएससी क्वालिफाई किए हो, सीनियर डिप्टी कलेक्टर हो, ठीक है, और आपने अपने सबऑर्डिनेट, अपने चपरासी, अपने एमटीएस को बोला फाइल ऑफिस में फाइल इधर लेते आइए, मैं यही चेक कर लेता हूँ, कर देगा। क्यों? उसका वैधानिक दायित्व है करना। क्लियर है? वो ऑफिस में इसीलिए नियुक्ति हुआ है। अब आप दूसरा करो कि कहो कि लो थैला आ जाओ मेरे लिए बाजार से सब्जी ला दो, हमारे ऑफिस के चपरासी को, वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, उसकी इच्छा और आपके साथ उसके संबंध। क्लियर है? और तीसरा, आप उसको बोलो देखो ना जी आज बहुत देह दर्द कर रहा, थोड़ा देह दबा दो ना, देखो फायर हो जाएगा, और बोलेगा दैट इज नॉट माई बिजनेस, और मैं आपको गर्दनें दबा दूंगा अगर ऐसा कहोगे तो। देख रहे थे ये क्यों हुआ? क्योंकि वह स्वीकारता क्षेत्र से बाहर हो गया। तो ये जो जोन जो मैंने बोला, ये क्षेत्र, इसके अंदर यदि आदेश दोगे तो वो स्वीकार कर लेगा, इसके बॉर्डर पर रहेगा तो स्वीकार कर भी सकता है, नहीं करेगा, और इसके बाहर चला गया तो वो उसको स्वीकार
बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये जो जोन ऑफ इंडिफरेंस होता है, ये डिपेंड करता है योगदान और संतुष्टि के संतुलन पर। जितना योगदान और संतुष्टि संतुलन व्यापक होगा, उतना ज्यादा ये क्षेत्र ज्यादा होगा, और जितना योगदान संतुष्टि संतुलन क्षेत्र कम होगा, उतना ये क्षेत्र भी कम होगा। जैसे मैं बतलाता हूँ, एक घर के नौकर को ले लो, जो घरेलू नौकर आपके यहाँ काम करता है, और दूसरे माली को ले लो, जो पौधा में पानी डालने के लिए सप्ताह में 2 दिन, 1 दिन या डेली आता है। अब किसका जोन ऑफ इंडिफरेंस ज्यादा होगा? जैसे जोन ऑफ इंडिफरेंस माने कि मैंने बनाया और एक ऐसे बनाया, किसका ज्यादा होगा? मतलब तो माली का कम होगा, क्योंकि उसका योगदान संतुष्टि संतुलन कम, और घर का नौकर तो घर का सदस्य जैसा रहता है, उसका योगदान संतुष्टि संतुलन ज्यादा होगा। इसे उदासीनता वक्र भी ज्यादा होगा। तो ये जो कंसेप्ट है उदासीनता वक्र, ये किसने दिया है? बर्नार्ड ने दिया है। और इसी के आधार पर साइमन ने भी जोन ऑफ एक्सेप्टेंस अवधारणा प्रतिपादित किया। समझ उन्होंने एकदम उसी तरह से कि मतलब जोन ऑफ एक्सेप्टेंस बनाया और बतलाया कि आदेश अगर इस एक्सेप्टेंस जोन के अंदर आएगा तो स्वीकार किया जाएगा, और इससे बाहर गया तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो दूसरा थ्योरी क्या हुआ? एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ? सत्ता जो होता है उसके वह क्या होता है, या सत्ता की वैधानिकता क्या होता है, अधीनस्थों द्वारा स्वीकार्यता पर निर्भर करता है। और पहले वाला सिद्धांत में क्या था? सत्ता के वैधानिकता किस पर निर्भर करता है? पद पर निहित करता है। और यहाँ पर क्या है? अधीनस्थों द्वारा स्वीकार्यता पर निर्भर करता है। क्लियर? तीसरा थ्योरी है जिसको हम कॉम्पिटेंस थ्योरी कहते हैं, इसको सक्षमता सिद्धांत कहते हैं। ये दोनों का मिला जुला रूप है। मिला जुला रूप का मतलब पोजिशनल थ्योरी और एक्सेप्टेंस थ्योरी दोनों का मिला हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि संगठन में जो वर्चुअली सत्ता होता है वह पद के अलावे पदधारी के व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करता है। और आप देखते होंगे कि भारत में इतने प्रधानमंत्री हुए, लेकिन सब प्रधानमंत्री चर्चा में नहीं है। कुछ ही प्रधानमंत्री को हम मानते हैं कि वो बहुत पावरफुल थे। इतने शहर में डीएम आते जाते रहते हैं, सब डीएम को हम नहीं याद रखते, लेकिन कुछ डीएम को अभी भी चर्चा करते। क्यों? कि वह सत्ता संपन्न औपचारिक पद पर तो बैठा ही, लेकिन उसके पास व्यक्तिगत गुण भी था, क्षमता भी था, काबिलियत भी था, जिसके द्वारा उस पद को वह ज्यादा बेहतर ढंग से एक्सरसाइज कर पाया। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता जो होता है पदधारी के सक्षमता पर, व्यक्तिगत सक्षमता पर निर्भर करता है कि इस पद पर बैठा व्यक्ति कितना सक्षम है, कितना कारगर है, कितना कार्यकुशल है, कितना दक्ष है, कितना अधीनस्थों को प्रभावित करने में सक्षम है। उस आधार पर उसका क्या होगा? जोन ऑफ इंडिफरेंस होगा, वह निर्धारित होगा। क्लियर है? मैं आपको बतला रहा हूँ कि अभी जो प्रधानमंत्री है मोदी, इसके पहले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। दोनों के कार्यकाल में आप खुद महसूस कर सकते हो कि प्रधानमंत्री के पद का प्रभाव कितना डिफरेंस नजर आया। अभी का देखो और उस समय का देखो, आपको साफ सुथरे शब्दों में समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? सो दिस इज बेसिक पॉइंट कि ये सक्षमता पर निर्भर करता है, कॉम्पिटेंस पर निर्भर करता है। पद तो है ही, लेकिन पद पर बैठा व्यक्ति कैसा है। अगर राष्ट्रपति को ही ले लो, राष्ट्रपति पद पर जितने बैठे लोग सब प्रभावपूर्ण राष्ट्रपति कहलाए नहीं। कुछ राष्ट्रपति अभी भी हम लोग चर्चा करते हैं, राजेंद्र प्रसाद का चर्चा करते हैं, के.आर. नारायणन का चर्चा करते हैं, प्रणब मुखर्जी का चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस पद पर अपने व्यक्तिगत सक्षमता से नए ऊंचाइयों को प्रदान किया। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। समझ में आ गया आपको? तो 3 थ्योरी आपको मैंने बताया सत्ता के संबंध में। अब हम लोग देखते हैं सत्ता कितने प्रकार का होता है। तो सत्ता के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। जैसे मैक्स वेबर ने सत्ता को कितने वर्गों में बांटा था? अगर आप नौकरशाही सिद्धांत पढ़े होंगे और आपको याद होगा तो आपने देखा था मैक्स वेबर ने सत्ता को 3 वर्गों में बांटा था: पारंपरिक सत्ता, चमत्कारी सत्ता और विधि संगत विवेक सम्मत सत्ता, इसको अंग्रेजी में लीगल रैशनल अथॉरिटी कहते हैं। यानी अगर सत्ता का वैधानिकता परंपरा में निहित हो तो पारंपरिक सत्ता हो गया। यदि सत्ता के वैधानिकता किसी अलौकिक क्षमता या अलौकिक शक्ति में निहित हो तो चमत्कारी सत्ता हो गया।
और यदि सत्ता का वैधानिकता किसी पद पर निहित हो, तर्क में निहित हो, तो उसको विधि संगत विवेक सम्मत सत्ता कहते हैं। क्लियर है? इसके अलावा अमिताय अज्वाइनी भी सत्ता को 3 वर्गों में बांटा। अमिताय अज्वाइनी ने सत्ता को 3 वर्गों में कौन कौन बांटा? एक तो बोला दमनकारी सत्ता, निरंकुश सत्ता जो दंड देने के लिए, शक्ति का प्रयोग करने के लिए जो जाना जाता है, उसको दमनकारी सत्ता कहते हैं। दूसरा कह सकते हो भौतिकवादी सत्ता, जो पैसा, धन, दौलत इत्यादि के आधार पर प्राप्त होता है। और तीसरा कह सकते हो प्रतीकात्मक सत्ता, यानी कि भावात्मक सत्ता। वह सत्ता मिला है किसी पुरस्कार के वजह से, प्रतिष्ठा के वजह से। जैसे किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिलता है, तो वह हर जगह सत्ता संपन्न हो जाता है, प्रभावपूर्ण हो जाता है। जहाँ जाता है उसके बात को सुना जाता है, तवज्जो दिया जाता है। क्यों? उसे नॉर्मेटिव अथॉरिटी मिला। रिलायंस के मालिक अंबानी को इतना सत्ता क्यों मिला? कि उसे पैसा का सत्ता प्राप्त है, यूटिलिटेरियन अथॉरिटी। और बहुत सारे लोग जिनको देखते हो कि गुंडा मवाली रंगा टाइप के लोग होते हैं, नॉर्थ कोरिया का ही राष्ट्रपति को ले लो, इतना क्यों पर चर्चा में रहा? दमनकारी सत्ता है कि नहीं? तालिबानी वगैरह को देख सकते हैं आप, दमनकारी सत्ता के। इसके अलावा सत्ता और भी कई प्रकार का हो सकता है, जैसा कह सकते हो सूत्र सत्ता, मंत्रणा सत्ता और कार्यात्मक सत्ता। तो सूत्र सत्ता कौन हुआ? जो मतलब कह सकते पद क्रम के आधार पर सत्ता बना, उसको सूत्र सत्ता कहते हैं। फिर आप कह सकते हो जो परामर्श के आधार पर जो सत्ता बनता है, उसको मंत्रणा सत्ता कहते हैं। और कोई सेवा के आधार पर, कोई विशेष कार्य के आधार पर सेवा जो सत्ता बन रहा है, उसको आप क्या बोलते हो? कार्यात्मक सत्ता कहते हो। जैसे आप पर आपके पिताजी का सत्ता सूत्र सत्ता कहलाएगा। हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग जो कुछ परामर्श दे रहे हैं, हम लोग मंत्रणा सत्ता में आएंगे। और जो मकान मालिक यहाँ आप रहते हो, जिस होटल में खाना खाते हो, वहाँ का जो मालिक आप पर अधिकार इस्तेमाल कर रहा हो, क्या हो गया? कार्यात्मक सत्ता हो गया। इस प्रकार सत्ता को और भी कई वर्गों में बांट सकते हो। औपचारिक सत्ता, अनौपचारिक सत्ता, संवैधानिक सत्ता, वास्तविक सत्ता, सवारे नाम मात्र का सत्ता, वास्तविक सत्ता इसको कह सकते हो। फिर आप कह सकते हो एकल सत्ता, बहुल सत्ता। तो इस प्रकार 3-4 और वर्गीकरण कर सकते हो। मैं आपको 3-4 बतला सकता, राजतंत्रात्मक सत्ता, लोकतांत्रिक सत्ता, ठीक है। दूसरा सत्ता बोला एकल सत्ता और बहुल सत्ता, ठीक है। तीसरा संवैधानिक सत्ता और वास्तविक सत्ता, ठीक है। ये भी 3 क्लासिफिकेशन, यानी 6 रूप और मिल गया। और भी सत्ता के रूप हो सकते हैं, अगर आप सोचो तो बहुत सारा ऐसा हो सकता है। ये 3 तो कम से कम है, दमनकारी सत्ता, उत्तरदायी सत्ता, अनुत्तरदायी सत्ता। तो जो क्वेश्चन आया था 44वां बीपीएससी में कि सत्ता के विभिन्न रूपों को लिखो, तो सत्ता के विभिन्न रूपों में आप वही रूप बतला सकते हो। 3 मैंने अभी जो बतलाया, 3 दूनी 6 पार्ट हो, अमिताय अज्वाइनी का, फिर मैक्स वेबर का, और फिर सूत्र, मंत्रणा, कार्य और कार्यात्मक सत्ता बतलाया। 3 ये हो गया, 3 इधर काफी हो जाएगा सत्ता का प्रकार बतलाने के लिए, ठीक है ना? हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या क्या बतलाओगे? मैक्स वेबर ने सत्ता 3 प्रकार का बताया, पारंपरिक सत्ता, चमत्कारी सत्ता और विधि संगत विवेक सम्मत। अमिताय अज्वाइनी ने सत्ता 3 प्रकार का बतलाया, दमनकारी सत्ता, प्रतीकात्मक सत्ता या भावात्मक सत्ता, और तीसरा भौतिक सत्ता। फिर एक सत्ता का क्लासिफिकेशन हुआ सूत्र सत्ता, मंत्रणा सत्ता और कार्यात्मक सत्ता। फिर हुआ राजतंत्रात्मक सत्ता और लोकतांत्रिक सत्ता। फिर हुआ एकल सत्ता और बहुल सत्ता। फिर यह हुआ आपका संवैधानिक सत्ता और वास्तविक सत्ता। इस तरह से आप चाहो तो वर्गीकरण कर सकते हो। क्लियर है? अब देखते हैं बीपीएससी 44वां में एक क्वेश्चन और आया था कि सत्ता की मर्यादा। जैसे आपके पास सत्ता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सत्ता संपन्न है, बहुत ज्यादा पावरफुल है आप, क्या इस पर कोई मर्यादा है या नहीं? आज ही मैं एक लेख पढ़ रहा था, किसी सोशल मीडिया पर ही देख रहा था, देखा कि ये मिथ है कि आईएएस के पास बहुत ज्यादा सत्ता है। आईएएस के पास कोई सत्ता होता नहीं है, वह आप जैसे हो या आपसे भी गए गुजरा है कुछ मायने में, ये लेख कह रहा था। यानी सत्ता आपके पास, जैसे आपको भी लग रहा हो, आप तैयारी करते हो तो आपको लग रहा होगा कि बस पद पर आने का देर है, जिसमें पद पर रहूंगा उसके बाद तो फिर आसमां ऊपर आसमां नीचे, जैसे होता है ना ऐश्वर्या राय जो गुरु फिल्म में गाना गा रहे थे, सो मैं करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप सत्ता पर आओगे, पद पर आओगे,
तो फिर मर्यादा भी आपके साथ बहुत सारे जुड़ जाएंगे। फिर आपके साथ सत्ता निरपेक्ष नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, इस पर बहुत तरह का मर्यादा लगा होता है। तो मैं यहाँ पॉइंट आउट कर सकता हूँ कि सत्ता के कौन कौन सा चीज है जो उसके प्रयोग को क्या कर सकते हैं, परिसीमित करते हैं। तो सबसे पहला होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर का मतलब क्या होता है, उम्र हुआ, सेक्स हुआ, ये सब भी क्या करता है, सत्ता के प्रयोग को प्रभावित करता है। एक ही पद पर मेल बैठे हैं, उसी पद पर फीमेल बैठे हैं, तो देखो सत्ता का प्रयोग का स्वरूप अलग हो जाएगा। बूढ़ा बैठा है, जवान बैठा है, उसके हिसाब से भी देखो सत्ता का प्रयोग का स्वरूप अलग अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो है बायोलॉजिकल फैक्टर भी सत्ता के प्रयोग का दायरा को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर कर सकते हो। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर में जलवायु हुआ, मौसम हुआ, अन्य भौगोलिक घटक हुआ, मतलब फिजिकल फैक्टर भी हो सकते, ये भी आपके सत्ता के प्रयोग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। देखते हैं आम जगह चुनाव जो होता है 6 बजे तक होता है, लेकिन जहाँ पर जनजाति नक्सली क्षेत्र होगा वहाँ 4-5 बजे खत्म हो जाता है। क्यों? कि वहाँ भौगोलिक ऐसा है कि ज्यादा देर तक चुनाव कराना संभव नहीं है। तो ये यहाँ पर देखते हो कि भौगोलिक दशा या भौतिक दशा भी, परिसीमा भी आपके सत्ता के प्रयोग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तीसरा हुआ वैधानिक परिसीमा, लीगल लिमिटेशन, जिसे संविधान हुआ, विधान हुआ, सर्वोच्च न्यायालय हुआ, और भी बहुत सारे दायरे हैं जो आपके सत्ता के प्रयोग को क्या करते हैं, सीमित करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले तो आप पढ़ रहे थे कि भारत का प्रधानमंत्री तानाशाह हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि तानाशाह होने हुआ तो उसके ऊपर बहुत सारे लिमिटेशन हो जाएंगे। जैसे इंदिरा गांधी आपातकाल के दौरान तानाशाह होना चाहिए, देखा आपने क्या नतीजा है कि आज तक कभी भी पूरी तरह से बहुमत में सरकार नहीं आ पाती कांग्रेस की। होता है कि नहीं होता है? क्यों? एक बार लेवल खराब हो गया। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो आपको क्या है, वैधानिक से परिसीमा का मतलब आपको संविधान विधान के दायरे में रहकर काम करना। सामाजिक घटक, तो सामाजिक परिसीमा में हम सामाजिक रीति रिवाज, हमारे मूल्य प्रणाली वगैरह को रख सकते हैं, और ये बतलाते हैं कि ये भी सत्ता के प्रयोग को क्या करते हैं, सीमित करते हैं। तो समाज का संरचना कैसे, रीति रिवाज कैसा, इसके हिसाब से भी हमें सत्ता का, जैसे आपने देखा होगा, कहीं मैं देख रहा था, हाँ, जो साउथ इंडिया में कहीं विष्णु का जो मंदिर है, पद्मनैया मंदिर था, जहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से खोला गया था। तो वहाँ जब गए अधिकारी, तो उनको भी मंदिर का मर्यादा का सम्मान करते हुए, मतलब जूता खोल देना पड़ा, चप्पल ड्रेस खोल देना पड़ा, रिवॉल्वर रख देना पड़ा, हमारा मंदिर के नॉर्म्स उसके हिसाब से अंदर जाना पड़ा। अभी भी अधिकारी लोग जब गुरुद्वारा वगैरह जाते हैं तो माथे पर कुछ रखना होता है और उनके तौर तरीकों को मानना पड़ता है। तो यह सामाजिक जो आपकी सत्ता के परिपक्ष को प्रभावित करता है। और चौथा लास्ट क्या हुआ, संगठनात्मक परिसीमा। संगठनात्मक परिसीमा का मतलब ऑर्गेनाइजेशनल लिमिटेशन के संगठन। जैसे आप देखते हो, अगर आप आईबी में काम करते हो, रॉ में काम करते हो, तो आप अपना परिचय ज्यादा खोल भी नहीं सकते हो, आपको गोपनीय रहना पड़ेगा, आपको अंधेरे में रहना पड़ेगा, गुमनाम रहना पड़ेगा। तो संगठन के उद्देश्य के हिसाब से भी बहुत सारे आचार संहिता होता है कि आप सार्वजनिक रूप से सरकार की नीतियों का आलोचना नहीं कर सकते, आप अपने नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बहुत सारे आचार संहिता के दायरे में आता है। तो संगठनात्मक परिसीमा हुआ। तो कौन कौन परिसीमा हुआ, पहला हुआ जैविक परिसीमा, दूसरा हुआ भौगोलिक या भौतिक परिसीमा, तीसरा हुआ वैधानिक परिसीमा, चौथा हुआ सामाजिक परिसीमा, और पांचवा हुआ संगठनात्मक परिसीमा। ये क्या करते हैं, परिसीमाएं आपके सत्ता के प्रयोग को रोक देते हैं और आपके सत्ता के प्रयोग को परिसीमित करते हैं। ये जो परिसीमा है ना, संगठन के निम्न स्तर पर ज्यादा देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे ऊंचे पद पर चले जाओगे थोड़ा परिसीमा कम होने लगता है। हाँ, नीचे लेवल पर और ज्यादा रहता है, ऊपर लेवल पर थोड़ा कम हो जाता है। क्लियर है? तो समझ में आ गया आपको। तो जो क्वेश्चन आया था 44वां बीपीएससी का, उसका आंसर लिखा जाएगा कि सत्ता से आप क्या समझते हो, सत्ता के क्या प्रकार होते हैं, सत्ता के क्या परिसीमाएं, लिखा जाएगा, सीमाएं लिखा, लिमिटेशन लिखा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जो मेन सिद्धांत था, सिद्धांत अनुक्रमण का सिद्धांत, तदक्रम का सिद्धांत, जिसमें कहते हैं सत्ता और उत्तरदायित्व को
सर्वांक्षम होना चाहिए। तो यहाँ हम देते उत्तरदायित्व किसको कहते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट चीज। उत्तरदायित्व क्या होता है, जैसा आप जानते हो कि उत्तरदायित्व जो होता है, मैंने आपको बतलाया था, कार्य से बनता है कर्तव्य, यानी कार्य में नैतिकता को जोड़ दो तो कर्तव्य कहलाएगा। कर्तव्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, दायित्व कहते हैं। और दायित्व के बाद जो प्रश्न खड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरदायित्व कहते हैं। और उत्तरदायित्व को लागू कराने का जो तरीका है, वैधानिक तरीका, उसको हम लोग जवाबदेहिता कहते हैं। समझ, जवाबदेहिता अलग हो गया, उत्तरदायित्व अलग हो गया, दायित्व अलग है। दायित्व के बाद उत्तर, उत्तर मतलब तो बाद होता है, तो दायित्व के बाद जो प्रश्न खड़ा होता है उसको उत्तरदायित्व कहते हैं। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, इसको वर्क कहें, इसको ड्यूटी कहें, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहें। और जिस तरीका से रिस्पॉन्सिबिलिटी को लागू कराया जाता है फॉर्मली, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, उत्तरदायित्व का सिद्ध, उत्तरदायित्व क्या हुआ, एक अमूर्त अवधारणा होता है, नजर नहीं आता है, ये कर्तव्य का बोध कराता है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको बतलाता है। जैसे सपोज कीजिए अभी आप रह रहे हो अपने घर से 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर, समझ, यहाँ पर आपके पास पूरी स्वतंत्रता है, पूरा सत्ता है, आप जैसे चाहो वैसे रहो, जैसे चाहे शक्ति का दुरुपयोग करो, कोई गार्जियन नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। इसके बावजूद भी आप और मर्यादा में कारण आपके अंदर उत्तरदायित्व है, जो आपको बोध कराते रहता है आपके कर्तव्य का, और आपको बतलाता है क्या करना है और क्या नहीं करना। तो कर्तव्य क्या हुआ, ये दायित्व क्या, उत्तरदायित्व क्या हुआ, एक अमूर्त अवधारणा है जो क्या करता है, आपको कर्तव्य का बोध कराता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है ये आपको बतलाना। देयर इज नो कंफ्यूजन, क्लियर है। इसे कार्य के लिए जवाब देना, किसी कार्य के बारे में उत्तरदायी होना, किसी कार्य के लिए मतलब रिस्पॉन्सिव होना, दिस इज कॉल्ड उत्तरदायित्व। क्लियर है। तो उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता क्या होता है, अक्सर समानार्थक प्रयुक्त होता है, लेकिन दोनों फर्क है। मैंने बताया हम लोग यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं पढ़ रहे, हम लोग यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है। और मैंने बताया सत्ता और उत्तरदायित्व को सर्वांक्षम होना चाहिए। तो यहाँ उत्तरदायित्व का मतलब क्या हुआ, उत्तरदायित्व हुआ जो सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है और आपको मर्यादा सत्ता का निर्धारण कर रहा है, और आपको क्या करना और क्या नहीं करना है उसके बारे में बतला रहा है। क्लियर है। तो मैंने एक टेबल बनाया, इस टेबल से मैंने सत्ता और उत्तरदायित्व के बीच अंतर को स्पष्ट करने की कोशिश किया। मैंने बोला सत्ता का मतलब क्या होता है, कार्य करने के लिए आदेश देने का अधिकार, और इसके बारे में क्या बतलाया, उत्तरदायित्व के बारे में क्या बतलाया, कर्तव्य निर्वहन करने का दायित्व, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ए ड्यूटी। समझ रहे। फिर ये बतलाया सत्ता के बारे में, मतलब कि पद से उत्पन्न होता है। उत्तरदायित्व के बारे में बतलाया कि वरिष्ठ अधीनस्थ संबंध से उत्पन्न होता है। फिर मैंने बतलाया सत्ता का प्रत्यायोजन हो सकता है पर उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन नहीं हो सकता है। फिर मैंने सत्ता दीर्घकालीन होता है, निरंतर चलते रहता है। और मैंने बतलाया उत्तरदायित्व के बारे में बतलाया कि यह अल्पकालीन होता है और कर्तव्य निर्वहन के साथ समाप्त हो जाता है। फिर मैंने बताया उत्तरदायित्व, सत्ता जो है उत्तरदायित्व का प्रतिफल है, और ये उत्तरदायित्व के बारे में मतलब ये सत्ता का कीमत है। नहीं समझ रहे। तो सत्ता का बदले में आपको कुछ चुकाना पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरदायित्व कहते हैं। और सत्ता क्या हुआ, क्योंकि आप कर्तव्य कर रहे हो इसलिए आपको क्या करते हैं, कुछ आपको रिवार्ड दिया जाता है। ज्यादातर जो हम लोग बीपीएससी वगैरह में देखते हैं, बच्चे क्वालिफाई करते हैं, IAS बनते हैं या सिविल सर्विस क्वालिफाई करते हैं, तो उनको इस बात का भान नहीं रहता कि उनको जो संगठन सुविधाएं दे रही है, गाड़ी दे रही है, लैपटॉप दे रही है, मोबाइल दे रही है, सत्ता दे रही है। क्यों सत्ता दे रही है आपको, क्योंकि आपके ऊपर कर्तव्य, आपके ऊपर जवाबदेही है, आपको पहले जवाबदेही दिया गया है, उस जवाबदेही का आप सही तौर पर निर्वहन करो, इसीलिए आपको गाड़ी और सत्ता दिया गया है। इसलिए नहीं दिया गया कि आपको गाड़ी दिया गया पहले सत्ता दे दिया गया, आप कर्तव्य करो चाहे मत करो चलेगा, जी नहीं, आपको कर्तव्य दिया गया है, आप पर उत्तरदायित्व है, और इस उत्तरदायित्व का आप भली भांति ढंग से निर्वहन कर सको, इसलिए आपको गाड़ी और सुविधाएं दिया गया। तो आप और ऑफिस इस बात को समझिएगा
कि गाड़ी दिया गया है इसलिए कर्तव्य करना है इसलिए नहीं, क्योंकि कर्तव्य करना है इसलिए गाड़ी दिया गया। अब आपका ब्लॉक, आपका अनुमंडल बहुत फैला हुआ है, 40 किलोमीटर रेंज में फैला हुआ है, तो आप पैदल मोटरसाइकिल वगैरह से तो इतना काम तो नहीं ना कर सकेंगे, तो आपको उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए गाड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए। सो दिस इज द बेसिक। क्लियर हो गया? तो समझ में आया आपको? तो सत्ता और उत्तरदायित्व में क्या संबंध हुआ कि सत्ता हुआ उत्तरदायित्व का प्रतिफल हुआ, और उत्तरदायित्व क्या हुआ, सत्ता का कीमत हो गया। समझ रहे हैं? किसी कार्य को करने का मतलब करने का आदेश देने का अधिकार को हम सत्ता करें, और दायित्व को कर्तव्य निर्वहन करने के दायित्व को हम क्या करें, उत्तरदायित्व कह रहे। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट है सत्ता और उत्तरदायित्व। और आप जानते हो उत्तरदायित्व भी कई प्रकार का होता है। जैसे एक उत्तरदायित्व को बोल सकते हो अंतरिम उत्तरदायित्व और अंतिम उत्तरदायित्व। अंतरिम उत्तरदायित्व का मतलब था तत्कालिक, मतलब अस्थायी रूप से अगर किसी को ठहराया गया तो उसको अंतरिम उत्तरदायित्व कहेंगे। और अंतिम उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि वह फिर किसी को टाला नहीं है। जैसे भारत में देखा जाए जो मंत्री परिषद होता है वो संसदीय लोकतंत्र में मंत्री जवाबदेहिता का सिद्धांत है। अब यहाँ पर कोई भी गड़बड़ होगा, कोई अधिकारी करे, केंद्र स्तर पर मंत्री परिषद प्रधानमंत्री मोदी वाला और राज्य स्तर पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला मंत्री परिषद अंतिम रूप से उत्तरदायी होगा। और अंतरिम रूप से तो कोई बीच में जहाँ गलती वहाँ उत्तरदायी तो हो सकता है। देखिए आए दिन आप देखते होंगे कुछ भी घटना घटती है हम सीधे मोदी और नीतीश से इस्तीफा की मांग क्यों करते हैं, क्योंकि अंतिम रूप से उन्हीं के उत्तरदायित्व बनता है। समझ आ गया आपको? सो दिस इज नो कंफ्यूजन। अब यहाँ पर देखते हैं उत्तरदायित्व और भी कई प्रकार का होता है। जैसे आप कह सकते हो राजनीतिक उत्तरदायित्व, संस्थागत उत्तरदायित्व और व्यवसायिक उत्तरदायित्व। तो क्या हुआ, राजनीतिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर कह सकते हो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कह सकते हो आप डॉक्टर हो तो जनता के प्रति अगर जो जवाबदेहिता बनता है, उत्तरदायित्व बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल। डिपार्टमेंट जिस ऑफिस में आप काम करो उसके प्रति जो आपकी उत्तरदायित्व उसको हम लोग कहते हैं संस्थागत। और जो प्रोफेशन से जुड़े हुए, जो व्यवसाय से जुड़े हुए, उसके प्रति जो उत्तरदायित्व उसको हम लोग कहते हैं व्यवसायिक उत्तरदायित्व। तो उत्तरदायित्व भी दो प्रकार, पांच हो गया। पहला अंतरिम उत्तरदायित्व, फिर अंतिम उत्तरदायित्व, फिर राजनीतिक उत्तरदायित्व, फिर संस्थागत उत्तरदायित्व, फिर आप कह सकते हो व्यवसायिक उत्तरदायित्व। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि उत्तरदायित्व का हस्तांतरण नहीं होता है, उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन नहीं होता है। आप किसी को उत्तरदायित्व सौंपने वो आप ही को झेलना पड़ेगा। क्लियर है? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो अनुक्रमण का सिद्धांत क्या कहा, अनुक्रमण का सिद्धांत कहा जिसको सत्ता दो उसको उसी मात्रा में उत्तरदायित्व दो, किसी को उत्तरदायित्व दो तो उसी मात्रा में सत्ता दो। यदि किसी आदमी को हमने सत्ता दिया और उस मात्रा में उत्तरदायित्व ना दिया तो क्या होगा, बताइए, सत्ता ज्यादा हो गया उत्तरदायित्व कम हो जाएगा, तो व्यक्ति सत्ता का दुरुपयोग करने लगेगा, सत्ता का व्यक्तिगत हित में इस्तेमाल करने लगा, संगठन के संसाधन का बर्बादी करने लगेगा, लोकहित का उपेक्षा करने लगेगा, मनमानापूर्ण आचरण करने लगेगा। और अगर उलट दो कि सत्ता कम हो गया और जवाबदेही ज्यादा दे दी या उत्तरदायित्व ज्यादा दे दी तो क्या होगा, फिर आप उस काम को कर नहीं पाओगे, आपका मनोबल गिरने लगेगा, आपका पहल प्रवृत्ति कम हो जाएगा, प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास डोल जाएगा, काम आधा अधूरा रह जाएगा। जैसे पूछिए आप पटना दिल्ली में रहते हो या पटना में रहते हो, पटना में रहने के लिए आपकी खर्च जो आपको जवाबदेही दिया गया, उत्तरदायित्व दिया गया, पढ़ाई लिखाई करो, रिजल्ट दो, 10,000 रुपये पर मंथ की जरूरत है, मोटे मोटे मान लो। अब आपको हर महीना गार्जियन 1 लाख रुपये देगा, जरूरत है 10,000 रुपये का, मिल रहा है 1 लाख रुपया, तो आप तो मुजरे में देखो जाके, है कि नहीं, आप मनमाना करोगे। और माने जा आपको खर्च है 10,000 रुपये का और गार्जियन बोलते हैं 21,000 में काम चलाओ, तो काम हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो 10,000 खर्च है तो 10,000 भी मिले, न ज्यादा न कम। तो इसी प्रकार यदि हम किसी को सत्ता तो दे दिए और उत्तरदायित्व नहीं दिए तो मनमानापूर्ण व्यवहार करेगा, अपने हित में सत्ता का दुरुपयोग करेगा। और अगर सत्ता कम दिए और उत्तरदायित्व ज्यादा दे दिए तो फिर क्या होगा, वो काम नहीं कर पाएगा, आधा अधूरा काम होगा, लोगों का विश्वास कम हो जाएगा, प्रशासन का साथ घट जाएगा, अधिकारी का मनोबल गिरने लगेगा।
तो इस परिस्थिति में क्या होता है, सत्ता और उत्तरदायित्व को सर्वांग सम होना चाहिए, यानी जितना सत्ता दिए उतना ही उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए, और जितना उत्तरदायित्व दिया जाए उतना सत्ता दिया जाना चाहिए। यह सिद्धांत पहले ही प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है और हमेशा प्रासंगिक रहेगा। क्यों? क्योंकि यह सिद्धांत न केवल संगठन को पिरामिडीय आकृति प्रदान करता है, बल्कि यह सुसंतुलित राजनीति का कारक है और एक मायने में सुशासन का कारक है। इसलिए यह सिद्धांत का प्रासंगिकता निश्चित रूप से हमेशा बना रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ओके, तो आप ऐसा करना, इस टॉपिक को लिखना, जो सत्ता का आप क्या समझते हैं, सत्ता के प्रकार, और फिर उसके परिसीमा वाला पोर्शन लिखना, और फिर दूसरा एक नोट लिखना सत्ता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर। तो 2 क्वेश्चन मैंने दिया, इस पर आप वर्कआउट कीजिएगा, कोई दिक्कत है तो फोन कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।